एक बार की बात है, प्रीति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। प्रीति जब 5 वर्ष की थी तभी उसके पिता उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सुरेखा ने प्रीति को बहुत मुश्किलों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। सुरेखा लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती थी और जो भी पैसे कमाती थी उसी से अपनी बेटी को 2 समय का खाना खिलाना, स्कूल की फीस जमा करना और उसकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति की एक दोस्त का जन्मदिन था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरी दोस्त सपना का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा अमीर है। उसने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला देंगी ताकि मैं उसके जन्मदिन पर पहनकर जा सकूं और मेरी इंसल्ट ना हो? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घर के हालात पता तो हैं। लोगों के घरों में काम करके चंद रुपए ही मिलते हैं, जिससे घर का खर्चे चलाना और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस महीने के अंदर अंदर एक नई फ्रॉक जरूर दिला दूंगी। अभी जो है उन्हीं में गुजारा कर लो। प्रीति बहुत समझदार थी। उसे अपनी गरीबी का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वह अपनी माँ से कम ही जिद किया करती थी। प्रीति अपने दोस्त सपना के जन्मदिन पर अपने पुराने कपड़ों में ही चली जाती है। सपना के जन्मदिन पर सभी ने बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने थे और सबके हाथों में महंगे महंगे गिफ्ट भी थे, पर बेचारी प्रीति खाली हाथ गई थी। यह देखकर सपना की दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती हैं। अरे यार सपना, तूने इस गरीब भिखारन को भी अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है। हमारा तो सारा स्टेटस ही डाउन हो गया। इसके कपड़े तो देखो बहन जी के कैसे हैं, फटे पुराने। सुना बहन जी, क्या तुम्हें इतनी बड़ी पार्टी में आते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम कुछ ढंग के कपड़े ही पहन कर आ जाती, गिफ्ट तो नहीं लेकर आई। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है, लेकिन इसकी औकात तो हमारी नौकरानी जितनी भी नहीं है। और आगे इतनी बड़ी पार्टी में खाली हाथ तेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लेकर आई, और हम कितने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे यार, यह पढ़ाई में अच्छी है इसलिए मैंने इसे अपना दोस्त बना के रखा है, वरना मैं भी इसे दोस्ती नहीं करती, क्योंकि यह इतनी ज्यादा गरीब जो है यह समझे कि मेरे गुलाम है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती है। मेरा होमवर्क हो जाता है, स्कूल का काम समय पर रहता है, इसलिए इसे दोस्त बना के रखा है, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी गरीबों से बहुत ज्यादा नफरत है। सपना, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम और अमीर लड़कियों की तरह नहीं हो। तुमने मेरी ईमानदारी देखकर, मेरा साफ मन देखकर मुझसे दोस्ती की है, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, अपना पालतू कुत्ता समझती हो। सपना, एक बात याद रखना, दोस्ती स्टेटस देखकर नहीं की जाती। दोस्ती में प्यार, भरोसा और विश्वास होना चाहिए, लेकिन यह तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कहकर प्रीति रोते हुए घर आ जाती है। प्रीति बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी प्रीति की माँ प्रीति से पूछती है तो प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम गरीब क्यों हैं? हमारी किस्मत और जैसे क्यों नहीं है? माँ, आपको पता है सपना मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती। वह तो बस अपना होमवर्क कराने के लिए मुझसे बात करती है, लेकिन मैं तो उससे अपने सच्चे दोस्त मानती हूँ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है कि हमें उनसे बात करने के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ती है? माँ, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुरेखा अपनी बेटी को दिलासा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन छुट्टी हो जाने के बाद 2 बच्चे फटे पुराने कपड़ों में सपना और उसकी दोस्त के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, दीदी दीदी, हमारी मदद करो। हम दोनों भाई बहन ने कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं, और अगर हमने किसी से कुछ खाने के लिए मांगा तो उन्होंने हमारी पिटाई भी की। देखो, हमारे सर से खून भी निकल रहा है। कृपया करके आप हमारी मदद करो। छी छी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है, और हम क्या तुम्हारी मदद करने वाले नजर आ रहे हैं? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी बच्चे। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लगता है उन्होंने तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल दिया। चलो जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सपना,
बेचारे इन दोनों मासूम बच्चों की तरफ तो देखो, ये कितनी ज्यादा भूखे हैं और इन्हें चोट भी लगी है। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो लेकिन दिल के बिल्कुल गरीब। प्यारे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, ये लो 20 रुपए हैं। सपना यार देख तो, एक भिखारन कैसे दूसरी भिखारियों की चिंता कर रही है। ऐसा कहकर सपना और उसके दोस्त प्रीति का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन प्रीति को उनकी बात का बुरा नहीं लगता और वह दोनों बच्चों की मदद कर कर घर जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक जख्मी कुत्ता मिलता है। वह दर्द से करहा रहा था। प्रीति उस कुत्ते की मदद करती है। प्रीति, ये तो क्या कर रही है? इस कुत्ते में से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है, मक्खियाँ भी भिन भिना रही है। तूने इसे गोद में उठा लिया? छी! सपना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह दर्द में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमें मुसीबत में आए इंसान हो या जानवर, सभी की मदद करनी चाहिए। यही इंसानियत होती है। और तुम्हें इतनी बदबू आ रही है तो और दूसरे रास्ते से चली जाओ। लेकिन नहीं जाओगी, घर जाने का तो सिर्फ एक यही रास्ता है ना। पता नहीं तुम हमेशा अपने घमंड में चूर चूर क्यों रहती हो। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ घर जाने का। वो तो घर जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है, इसलिए तेरे साथ जा रही हूँ। सपना प्रीति से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वह कुत्ता एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुंदर परी प्रीति से कहती है, प्रीति तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए ही थे और वह भी पैसे तुमने गरीब बच्चों को दे दिए। फिर तुम्हें एक जख्मी बदबूदार कुत्ता मिला, तुमने उसकी मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। और सपना तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे पास कितनी सारी धन दौलत है, लेकिन उस धन दौलत का क्या फायदा जो वह दूसरों के काम न आ सके। प्रीति, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे जादुई फ्रो की 3 नदियाँ हैं, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वह नदियाँ बहुत ज्यादा सुंदर हैं। परी की यह बातें सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सपना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ती है। देखो तो, इस गरीब की किस्मत अब ये परी के साथ परी की दुनिया में जाएगी। परियों की दुनिया तो कितनी ज्यादा सुंदर होती है और ये परी इसे अपनी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ भी दिखाएगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब के तो मजे आ गए। परी जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं अपनी दोस्त सपना को भी आपकी दुनिया में लेकर आ सकती हूँ? आपकी जादुई फ्रो की 3 नदियाँ अगर सपना भी मेरे साथ देखेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम अपनी दोस्त सपना को हमारे साथ लेकर आना चाहती हो तो शौक से लेकर आओ, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वहाँ जाकर किसी भी चीज का लालच मत करना, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह परी सपना और प्रीति को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। सपना और प्रीति वहां जाकर वहां के सुंदर सुंदर नजारे देखकर बहुत खुश होती हैं। सपना और प्रीति को परियों की जादुई फ्रो की 3 नदियां नजर आती हैं। एक नदी के पास सोने का फ्रॉक था, दूसरी नदी के पास चांदी का फ्रॉक था और तीसरी नदी के पास फटा पुराना बहुत बेकार सा फ्रॉक था, जिन्हें देखकर प्रीति और सपना दोनों ही चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आती है और वह सपना और प्रीति से कहती है, तुम्हारे सामने परियों की 3 फ्रॉक की नदी है। अगर तुम जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर लोगों को मदद की जरूरत है। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करोगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम जादुई सोने और चांदी की नदी के फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परियों की जादुई फ्रॉक की कौन सी नदी का कौन सा फ्रॉक पहनना चाहती हो। परी जी, मुझे आपकी जादुई तीसरी नदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। हमेशा तो बेवकूफ ही रहना, तो इतनी ज्यादा गरीब है फिर भी तो लोगों की भलाई के बारे में सोच रही है। तो जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास तो इतनी सारी धन दौलत है, फिर भी मुझे तो धन दौलत ही चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। पर मुझे आपकी सोने की फ्रॉक की नदी का सोने का फ्रॉक और चांदी की फ्रॉक की नदी का चांदी का फ्रॉक चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। परी
प्रीति को तीसरी नदी का फटा पुराना फ्रॉक पहनने के लिए दे देती है, जिसे पहनते ही वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। और जैसे ही सपना जादू सोने की फ्रॉक पहनती है तो वह बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उसके बाद वह जादू चांदी की फ्रॉक पहनती है तो उसे करंट लगना शुरू हो जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है। तभी परी सपना से कहती है, तुम जानती हो तुम इतनी ज्यादा बदसूरत क्यों हो गई? क्योंकि तुमने धन दौलत का लालच किया और मैंने तुम्हें पृथ्वी पर ही बता दिया था कि वहाँ जाकर तुम्हें लालच नहीं करना। अपने दोस्त को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब थी, फिर भी उसने दूसरों की मदद करने का फैसला किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। परी जी, सपना को दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसे ऐसी सजा मत दीजिए, इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। यह मेरी दोस्त है और मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती। अगर आप चाहो तो आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह आप वापस ले सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त को ठीक कर दो। प्रीति, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें कभी अपने दोस्त नहीं समझा और तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि दोस्ती क्या होती है, मुझे दोस्ती का मतलब समझ में आ गया। मेरी प्यारी दोस्त, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सपना प्रीति से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है और उसे करंट भी नहीं लगता। और अब सपना प्रीति की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त बन जाती है। सपना और प्रीति परी की दुनिया से वापस आ जाती हैं और पृथ्वी पर आकर एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। और अब प्रीति भी बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, वह अपने साथ साथ और भी लोगों की बहुत मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में खुशी अपनी मां सावित्री के साथ रहती थी। खुशी के पिता की कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, इसलिए सावित्री लोगों के कपड़े सिलती थी और अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और उसे एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ाती थी। खुशी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, हमेशा वह फर्स्ट आया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सिलाई कर रही थी। खुशी स्कूल से आकर देखती है तो वह घबरा जाती है कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है और उसकी माँ फिर भी सिलाई कर रही है। तभी खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपसे सुबह मना कर गई थी कि आज आप सिलाई नहीं करेंगी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी आप सिलाई कर रही हैं। आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए, चलिए आराम कीजिए। खुशी बेटा, अगर मैं सिलाई नहीं करूंगी तो तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी और हम 2 समय का खाना कैसे खाएंगे? सिलाई कर कर ही तो मैं घर का खर्च चलाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ। हम जैसे गरीबों की किस्मत में आराम करना कहाँ लिखा होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, अभी तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मैं आपको इतनी ज्यादा तबीयत खराब में सिलाई करने नहीं दूंगी। आपको इतने समय से सिलाई करते हुए देख रही हूँ, तो इतनी सिलाई करनी तो मुझे भी आ गई कि मैं कपड़े सिल सकूं। बस आप आराम कीजिए। तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी एक नहीं सुनती। इस तरह खुशी जिद कर कर अपनी माँ को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद सिलाई करने बैठ जाती है। खुशी पहली बार मशीन पर बैठी थी और पहली ही बार में एक बहुत ज्यादा सुंदर फ्रॉक बनाकर तैयार करती है, जिसे देखकर सावित्री भी चौंक जाती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटी, तुमने तो कितनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक तैयार की है। ऐसी फ्रॉक तो मैं भी तैयार नहीं कर पाती। तुम तो पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई करने में भी होशियार हो। अपनी माँ के मुंह से तारीफ सुनकर खुशी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब खुशी के फ्रॉक पूरे गांव में बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने लगे थे। खुशी सुबह में स्कूल जाती, फिर स्कूल से आ जाने के बाद फ्रॉक सिला करती थी। इसी तरह दिन रात मेहनत कर कर वह अपनी माँ का इलाज भी करा रही थी और अपने स्कूल की फीस भी जमा कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वह खुशी से कहती है, बेटा, तुमने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। मेरे जाने का समय आ गया, मुझे माफ करना।
अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अपना ख्याल रखना और इसी तरह मेहनत करती रहना। खुशी बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भगवान करे सबको ऐसी बेटी मिले। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अभी सिर्फ आपको गांव के अच्छे डॉक्टर को दिखाया है। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के डॉक्टर को दिखाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी माँ। नहीं बेटा, अब शहर जाकर भी कुछ नहीं होगा। अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही सावित्री अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देखकर खुशी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं माँ, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? पहले पिताजी चले गए और अब आप। माँ, अपनी आंखें खोलिए। आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं आपको शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। अपनी बेटी को इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाइए माँ। माँ, अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से खुशी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। अपनी माँ के इस तरह से दुनिया से जाने के बाद खुशी बिल्कुल अकेली रह जाती है और बिल्कुल उदास रहने लगती है। कुछ दिन बाद खुशी के मामा आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। खुशी की मामी कलावती खुशी को देखकर आग बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, आप इस गरीब मनहूस को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप अपनी गरीब बहन के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। फिर आप अपनी भांजी को मेरे घर में क्यों लेकर आए हैं? इसे घर से बाहर निकालिए। मेरे पूरे घर को इस गरीब ने गंदा कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तक मेरी बहन जिंदा थी, जब तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, खुशी इसी घर में रहेगी। मैं एक काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, तुमसे आकर बात करूँगा। ऐसा कहकर मामा शहर चले जाते हैं और मामा के शहर जाते ही कलावती खुशी को जोर जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, पता नहीं मनोज, तूने मेरे पति के ऊपर क्या जादू टोना किया है जिसकी वजह से वह मेरे ऊपर चिल्ला कर गए हैं। लेकिन मेरा नाम भी कलावती है। मैं तुझे इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं दूंगी। देख, अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की सफाई करना और बाहर जो जमीन पड़ी है उसे भी खोदनी है। समझ आ रही है? उसके बाद तुझे खाना मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो मामा से मना किया था कि वह मुझे अपने साथ यहाँ लेकर ना आए, लेकिन उन्होंने माँ की कसम दे दी और मैं अपनी माँ की कसम तोड़ न सकी, इसलिए मामा के साथ यहाँ आ गई। लेकिन मामी जी, अगर मैं इतना सारा काम करूँगी तो मुझे पढ़ाई करने का तो समय मिलेगा ही नहीं और मेरे एग्जाम आने वाले हैं। मुझे एग्जाम देने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे जितना काम कहेंगी मैं उतना काम करने के लिए तैयार हूँ। खुशी के इतना कहते ही कलावती दोबारा से खुशी को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, अच्छा तो महारानी यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है, काम नहीं करेगी। चुपचाप घर का काम कर। तेरे एग्जाम है, मुझे नहीं पता। मैंने जो तुझे काम दिया है तुझे वह काम करना ही होगा, वरना मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। समझ आ रही है? मनहूस, एग्जाम देने हैं, चलिए यहाँ से। ऐसा कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। बेचारी खुशी अपनी माँ की कसम भी नहीं तोड़ सकती थी और वह इतना सारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुपचाप रोते हुए घर के काम में जुट जाती है। पहले बहुत सारे कपड़े धोती है, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है और बाद में जमीन खोदने चली जाती है। इस तरह काम करने में सुबह से शाम कब हो जाती है खुशी को पता ही नहीं चलता। तभी खुशी अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी जी, आपने मुझे जो भी काम दिया था मैंने सब काम कर दिया है। आपने कहा था ना कि आप मुझे काम करने के बाद खाना देंगी, मुझे खाना दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ मनहूस, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। किचन में मैंने प्लेट में तेरा खाना निकाल कर रख दिया है, जा मनहूस उसे खा ले। खुशी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह तुरंत किचन में जाकर देखती है तो प्लेट में एक सूखी रोटी चटनी के साथ रखी थी, जिसे देखकर खुशी बहुत ज्यादा रोती है।
सुबह से लेकर शाम तक मैंने किस तरह से मेहनत करके काम किया और उसके बदले मुझे मामी जी ने खाने के लिए क्या दी? एक सूखी रोटी, वो भी चटनी के साथ। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? मामा जी, आप मुझे मेरे घर से क्यों लेकर आए? आप तो शहर चले गए, लेकिन आपको क्या पता आपके जाने के बाद मामी जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह खुशी बहुत रोती है, लेकिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह उस रोटी को पानी के सहारे खा लेती है। अब इस तरह से रोज होने लगा था। कलावती रोज इसी तरह पूरे दिन काम करवाती और रात को सूखी रोटी चटनी के साथ खाने के लिए दे देती, ताकि खुद खुशी इस घर को छोड़कर चली जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन खुशी जमीन की खुदाई कर रही थी। तभी वह देखती है कि जमीन के अंदर एक जख्मी चिड़िया है, जिसे देखकर खुशी घबरा जाती है। अरे, ये चिड़िया तो कितनी ज्यादा जख्मी है। अगर अभी इसके जख्मों पर दवाई नहीं लगी तो यह मर जाएगी। मुझे अभी इसके जख्मों पर दवाई लगानी चाहिए। ऐसा कहकर खुशी उस जख्मी चिड़िया को अपने साथ अंदर लेकर आ जाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। हल्दी का लेप लगाने से वह चिड़िया कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर खुशी चौंक जाती है। तभी वह परी खुशी से कहती है, खुशी, मैं एक परी हूँ। मुझे मेरी माँ पृथ्वी पर आने से मना करती थी, लेकिन मैं छुपकर पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आते ही एक जादूगरनी ने मुझ पर हमला कर दिया। वह मेरी सारी शक्तियाँ छीनकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहती थी, लेकिन वह इस चीज में कामयाब नहीं हो पाई। तभी गुस्से में आकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया और इस जमीन में दाब दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई और मुझे तुम्हारे बारे में भी सब पता है कि तुम्हारी मामी तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 2 जादुई फ्रॉक देती हूँ। जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक से तुम कुछ भी काम करवा सकती हो और जादुई सोने की फ्रॉक से तुम जहाँ भी जाना चाहती हो जा सकती हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। खुशी परी को धन्यवाद कहती है और परी खुशी को जादुई सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। तभी खुशी जादुई चांदी की फ्रॉक से घर का सारा काम करने के लिए कहती है। जादुई चांदी की फ्रॉक घर का सारा काम करती है और खुशी रात दिन पढ़ाई करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर खुशी एग्जाम देने चली जाती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपने सभी एग्जाम दे देती है। तभी एक दिन कलावती सोचती है, मैं इस मनहूस को कितना ज्यादा टॉर्चर करती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनके आने में भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। उसके बाद तो इस मनहूस के और भी ज्यादा पल निकल आएंगे। मैंने सोचा था कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगी और इसे एग्जाम नहीं देने दूंगी तो उल्टे पैरों यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही। सूखी रोटी खा खाकर मोटी और हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नजर नहीं आ रही, वरना इतना काम कर कर तो आम इंसान मर ही जाए। इस तरह से कलावती को खुशी के ऊपर शक हो जाता है और एक दिन कलावती का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि खुशी के पास जादुई सोने और चांदी की 2 फ्रॉक है, जिसकी मदद से वह आसानी से उसके घर में रह रही है। तभी एक दिन कलावती वह दोनों जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक स्टोर रूम में से अपने साथ लेकर आ जाती है और जैसे ही उन्हें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह फ्रॉक तो नहीं जल पाते। कलावती के चारों तरफ आग लगनी शुरू हो जाती है। कलावती आग से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती। तभी वहाँ खुशी आती है और वह जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक से कहती है, जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक, परी ने मुझसे कहा था कि आप बुरे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते हैं, लेकिन मैं अपनी मामी को इस तरह से आग में जलते हुए नहीं देख सकती। कृपया करके इन्हें आग से बाहर निकाल दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खुशी, तुम ऐसी दुष्ट औरत को बचाना चाहती हो जिसने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया और तुम्हारे ऊपर दोबारा से अत्याचार कर सके, इसलिए हम दोनों को जलाना चाहती थी। इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसकी अच्छाई का लोग बहुत फायदा उठाने लगे, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम इस दुष्ट औरत को छोड़ दें तो हम इसे छोड़ देते हैं।
जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की बातें सुनकर कलावती को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशी से माफी मांगती है। खुशी भी अपनी मामी को माफ कर देती है। इसी तरह खुशी जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से अपनी मामी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।